ऑल इंडिया 5th रैंक थी वो प्रशांत की थी, और ऑल इंडिया 8th रैंक है वो ईशान की है। सीयूटी वो पेपर नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें मैटर करता है आपने किस क्वेश्चन को छोड़ा है। एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ना चाहिए। सीयूटी में टफ होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री। काफ़ी बच्चे होते हैं वो मेडिकल की प्रिपरेशन करने के बाद में एग्रीकल्चर की ओर आते हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मेडिकल के सेक्टर के बाद एग्रीकल्चर को चूज करना एक करेक्ट ऑप्शन है? सीयूटी के लिए तो CYQs ही लगाए। फिजिक्स की एनसीईआरटी कोई ना ही पढ़े तो ठीक है, क्योंकि वो बहुत प्रशांत, कुछ ऐसी चीज़ें जो लास्ट टाइम में बच्चा जब 30 दिन का टाइम बचता है प्रिपरेशन करता है, तो उनको कौन कौन सी चीज़ें हैं वो दिमाग में रखनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो ये है। क्या कहना चाहते हो आप अपनी लाइफ के बारे में कि कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? कि PHU में आने के बाद में आपको ऐसा बिल्कुल फील हुआ है कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ? CUET UG 2025 के टॉपर्स मेरे साथ में हैं। जो भी बच्चे CUET 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि यार 2025 के टॉपर कौन है, किस हिसाब से उन्होंने प्रिपरेशन की है ताकि वो CUET के अंदर और ICR के अंदर टॉप रैंक लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं कि CUET के अंदर जो आप लोगों का पर्टिकुलर ऐसा कोई रैंक नहीं आता है। यहाँ पे आपका रैंक होता है वो परसेंटाइल के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, लेकिन जब आपके ICR या फिर कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर जितने बच्चे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके बेसिस पे रैंक आती है। तो ICR का जो हमारा रैंक कार्ड आया था उसके अंदर जो ऑल इंडिया 5th रैंक थी वो प्रशांत की थी, जिनका OBC कैटेगरी 1st रैंक है, और ऑल इंडिया 8th रैंक है वो ईशान की है। दोनों बच्चे साथ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के ही मेरे ही जूनियर है, ठीक है। तो इनसे हम पूरी स्ट्रेटजी प्लान के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे, किस हिसाब से इन्होंने तैयारी की है उन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले प्रशांत, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। थैंक यू सर। मेरा नाम प्रशांत गुर्जर और मैं मुजफ्फरनगर UP से आता हूँ। करंटली मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपनी BSc एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। ओके प्रशांत, आपका स्कोर क्या था और आपकी रैंक क्या था? मेरा सर स्कोर 700 था आउट ऑफ 750। ओके मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 थी और कैटेगरी में 1 थी। ओके तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नंबर बताओगे कि आपके किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर था? सर अभी प्रॉपरली तो ध्यान नहीं, बट थोड़ा बता सकता हूँ। मेरी बायो में 246 थे, फिजिक्स में 227 थे, एंड केमिस्ट्री में 246 100% केमिस्ट्री में ही थी सर। ओके जी सर। तो ओवरऑल 700 मार्क्स जो 750 में से बहुत अच्छा स्कोर है। अब ईशान से भी जानेंगे कि इनका क्या स्कोर था। ईशान, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। अभी मैं यहाँ पे BSc AG अपनी परस्यू कर रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ पे अच्छी सी लर्निंग हो रही है हमारी यहाँ पे पूरी। मेरा CUT में 693 स्कोर था। ओके और मैं केमिस्ट्री में 100% थी 246 मार्क्स के साथ, बायो में 245 और फिजिक्स में 197 मार्क्स थे। ओके स्कोर आपका बहुत अच्छा था। ईशान, आप जस्ट 12th के साथ में आए हो, जी सर। ठीक है, और आपने 1 साल ड्रॉप लिया है। यस सर। बिल्कुल। तो ये मतलब जो 12th के साथ बच्चे हैं उनके लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन है कि भाई 12th के साथ में आप ऑल इंडिया 7th 8th रैंक निकाल रहे हो, बहुत बड़ी बात है। ईशान, क्या खुद को पहले पता था कि आप ये रैंक लेके आ सकते हो जब प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम? जब मैं प्रिपेयर कर रहा था मेरा मेन फोकस था 12th बोर्ड के लिए। ओके कि 12th बोर्ड पे फोकस करूं, तो उसके साथ साथ ही मतलब CUT का देखता था, MCQ वगैरह देखता था, कॉन्सेप्ट NCERT रीडिंग प्रॉपर करनी, मतलब जो भी ऐसे नीट वाले करते हैं मैक्सिमम NCERT रीडिंग वही किया। तो मेरा ये था कि नीट नहीं करना है, जो भी करेंगे या BSc AG करेंगे या कोई BSc का सब्जेक्ट करना है। तो उसी के थ्रू मैंने BSc AG में, मेरे फैमिली बैकग्राउंड है, फादर इसी में जॉब करते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने BSc AG को प्रेफर किया। तो मतलब 12th बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में आपने CUET का जब प्रिपरेशन किया था तो आपको लग रहा था कि मैं 12th के साथ में बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगा, अच्छा रैंक निकाल दूंगा, पहले से कॉन्फिडेंट थे? जी सर, 12th अच्छे से पढ़ी थी मैंने, मतलब अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। और जब CUT स्पेसिफिक जैसे MCQ सॉल्व करना या शॉर्टकट्स याद करना, वो सब मैंने 1 महीने के अंदर कवर किया। ओके मतलब दिन में 12th बोर्ड्स के बाद 2-3 दिन रेस्ट की, उसके बाद अपना थोड़ा वो शुरू कर दिया। मतलब फ्री नहीं बैठे कि MCQ वगैरह जैसे टेस्ट सीरीज ले ली, फिर लेक्चर्स वगैरह देख लिया अगर कुछ रिवाइज करना हो। तो बस इतना ही था कि मेरा ये नहीं था कि ड्रॉप लेना है, मेरा ये था कि इसी में जो मिलेगा वही लेना है। बिल्कुल। तो अभी जो बच्चे जिनके पास में 1 महीने का टाइम बचा हुआ है और बहुत सारे बच्चे नीट के बाद भी आते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि ये टाइम उनके लिए सफिशिएंट है? आज के टाइम से अगर हम CUT का टाइम देखें तो 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, उसके बाद में पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, क्या सफिशिएंट टाइम है? मोर देन सफिशिएंट टाइम है। जैसे 2 एग्जाम के बीच में भी गैप होता है, आप उसमें भी पढ़ सकते हो, टाइम तो सफिशिएंट है। बस ये है कि
तैयारी सही तरीके से हो तो टाइम तो बहुत है इसके बिल्कुल। लिए। अभी ईशान ने बताया कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आप लोगों को इससे रिगार्डिंग एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारी एग्री कैपिटल पे टेस्ट सीरीज भी चल रही है, पर्टिकुलर सीयूईटी के बेसिस पे, जो आपकी टॉप रैंक में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और इन बच्चों का भी हम बिल्कुल सपोर्ट लेते हैं कि भाई इन्होंने रिसेंटली प्रिपरेशन करके आते हैं, तो इनके माइंड में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि हाँ, इस हिसाब से अभी नए पैटर्न्स चल रहे हैं, किस हिसाब के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ईशान आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज इनको बताना चाहते हैं। जी सर, जैसे कि बायोलॉजी में तो मेनली एनसीईआरटी है, जो भी एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं वही आएगा, टफ नहीं होती बायोलॉजी। यहाँ सीयूटी में टफ होती है फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये नहीं कि जो बुक से रटा रटा आएगा वही आएगा, तो क्वेश्चन चेंज होते हैं। उसके लिए मेन ये टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू सॉल्व करो, पीवाईक्यू का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। मैं खुद के एग्जाम, मैंने अपना केमिस्ट्री का एग्जाम 22-23 मिनट में कर लिया था, क्योंकि इसमें 30-35 तो पीवाईक्यू थे, जो मैं कम से कम 3 से 4 बार सॉल्व करके आया था। बिल्कुल। तो वो दिमाग में याद था कि इसका यही ऑप्शन होगा। हाँ बिल्कुल, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी उसको। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जो बच्चे 12th के साथ थे उनके माइंड के अंदर ये बिल्कुल क्वेश्चन उठना भी नहीं चाहिए। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन करते, प्रशांत उसमें तुम भी थे, तो तुम्हारा क्या माइंडसेट था, किस हिसाब से तुमने प्रिपरेशन किया था? सर नॉर्मली तो मैं ये था कि मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था। तो 12th के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा 1 साल का ड्रॉप ले लूँ। उस समय मेरे को सीयूटी के बारे में पता भी नहीं था इतना कुछ खास। तो वो सेकंड ईयर में वो जैसे ही मैं फर्स्ट ड्रॉप लिया, उसके बाद मैंने एक सेकंड ऑप्शन भी रखा सीयूटी का, तो मेरा नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया था। मेरा था क्या, नीट में अच्छी खासी प्रिपरेशन थी, तो मेरे को कोई एज इट इज़ ऐसे नहीं करना पड़ा कि सिर्फ सीयूटी के लिए मैं प्रिपरेशन करूं। तो ये था मेरा मतलब 1-2 दिन पढ़ के ही हो गया था मेरा। तो ये था सर जी। ओके। तो काफ़ी बच्चे होते हैं वो मेडिकल सेक्टर्स में होते हैं, मेडिकल की प्रिपरेशन करने के बाद में एग्रीकल्चर की ओर आते हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मेडिकल के सेक्टर के बाद एग्रीकल्चर को चूज करना एक करेक्ट ऑप्शन है? जी सर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेडिकल के बाद अगर किसी में स्कोप है और बहुत ही फास्ट आप कोई भी अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही लगता है मुझे। जी सर। तो तुमने फिजिक्स में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो फिजिक्स को कैसे कवर किया है? मतलब आप ये मत सोचो कि आप एक स्टूडेंट हो, आप फिजिक्स को कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू नो कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में मात खाते हैं, तो तुमने कैसे कवर किया फिजिक्स को? सर फिजिक्स ऐसा इतना भारी भी सब्जेक्ट नहीं है, कोई इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट ये है कि अगर फिजिक्स में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा किसी का, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, और मेनली क्वेश्चन प्रैक्टिसेस वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी तो सीयूटी में बहुत ही कम सिलेबस हो चुका है, सिर्फ 12th का ही है, और वो भी 12th का भी बहुत ही कम है। बिल्कुल। तो उस हिसाब से कंसेप्ट क्लियर करने के बाद सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है आपको, और रिवीजन करना है। जैसे फार्मूलाज हैं उनका थोड़ा भूल जाते हैं, तो यही है कि कंसेप्ट क्लियर हो, उसके बाद मॉक टेस्ट हो, और मेनली सीयूटी के लिए तो मैं ये कहूँगा पीवाईक्यूज़ ही लगाए, क्योंकि वैल्यूज़ चेंज होगी बट कंसेप्ट सेम आएगा। जैसे मैंने देखा है पेपर में, बिल्कुल जो पीवाईक्यू थे वही सेम कंसेप्ट था, थोड़ा बहुत डिफरेंस था, जैसे वैल्यूज़ का डिफरेंस है, 1-2 फार्मूला का डिफरेंस है, बट यह है कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, और कंसेप्ट क्लियर हो और मॉक टेस्ट अच्छे से जिसने लगाए हो तो उसका हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो बहुत सही चीज़ है, और ये चीज़ मैं हमेशा आपको प्रॉपर पूरे साल से बोलता आ रहा हूँ कि आप चाहे कितना भी अच्छा पढ़ लो, आपने कितना भी कुछ किया है, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे आप कभी भी अपनी प्रिपरेशन का एनालाइज नहीं कर पाओगे। आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये चीज़ें तभी पता चलेगी जब आप मॉक टेस्ट लोगे, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब्जेक्ट हो आप मॉक दोगे। ईशान, तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर आप नॉर्मल रैंडम ऐसे ही प्रिपरेशन करके चले जाओगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा? रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 घंटे का टाइम होता है। अगर कोई फर्स्ट टाइम करेगा तो वो टाइम नहीं मैनेज कर पाएगा। अगर उसको पता नहीं लगेगा, उसको अपनी स्पीड से करेगा। स्पीड फास्ट करने के लिए कम से कम मुझे जब तक याद है कि मैंने 30 से 40 मॉक दिए हैं। एग्जैक्टली। हाँ। और मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, एग्री कैपिटल पे हमने 25+ मॉक टेस्ट है वो आपको यूनिट वाइज दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर वाइज फिर फुल मॉक, ये सारे टेस्ट है वो हम आपको
प्रोवाइड करवाते हैं एग्जाम से पहले, जो सारे बच्चों को लगाने चाहिए, और उसके साथ में PYQ इन्होंने बताया है, जो हम आप लोगों को PYQs के जितने भी जो बंडल है वो सारे दे देंगे। तो मॉक टेस्ट तो सारे बच्चों को लगाना ही है। कैसे लगाना, वो एग्री कैपिटल के ऐप के ऊपर जाके आप ये चीज़ें हैं वो कर सकते हो, और कंटिन्यूसली मॉक आपको लगाना ही है। अब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर अच्छा स्कोर लेके आए हैं, ठीक है। आपको कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा था, और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को लग रहा है, या फिर तुम भी प्रिपरेशन करते थे उस टाइम, तुम्हें लगा कि यार ये सब्जेक्ट मेरा थोड़ा वीक है, इस सब्जेक्ट को मुझे छोड़ देना चाहिए, या फिर ये टॉपिक मुझे नहीं आता तो इस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए? जैसे मेरा ये था कि मुझे ना फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स निकल जाते थे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट लगता है, पर थ्योरी याद करना, थ्योरी पढ़ना, और जहाँ देखा गया कि मैंने CUT के PYQ से एनालाइज किया कि थ्योरी क्वेश्चंस आते थे, बिल्कुल, कि वर्किंग पे, कि कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है उसकी वर्किंग पे या उसके रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चंस आते थे, तो मैंने मेनली न्यूमेरिकल के करने से पहले उसके पीछे का रीजन जानता था कि क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, थ्योरी क्या है इस चीज की। और मेरे एग्जाम में मुझे याद है कि 10 से 15 थ्योरी क्वेश्चन आए थे, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, अगर याद किया, जो याद है कॉन्सेप्ट, तो वहां से हो सकता था, ये क्योंकि चीज़ फिजिक्स बहुत में टाइम मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। थ्योरी में क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका टाइम बचा सकते हैं, तो थ्योरी करनी चाहिए फिजिक्स में। फिजिक्स से थोड़ी टफ थी, बस जिसके न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो वो तो कर ही देगा। आपने बस फिजिक्स की थ्योरी कहाँ से कवर की है? सिर्फ NCERT बुक पढ़ने से कवर हो जाएगी? नहीं सर, NCERT मेरा प्रेफर ये है कि फिजिक्स की NCERT कोई ना ही पढ़े तो ठीक है, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उससे अच्छा बुक्स आती हैं, जैसे SL अरोड़ा बुक आती है एक, वैसे बुक से मतलब जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हमेशा नीट लेवल के ही, कि ताकि जब लो लेवल आए तो वो इजी लगे मुझे ना। आजकल नीट में भी हमने देखा है बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, रियल लाइफ एग्जांपल। हाँ बिल्कुल। तो जो CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली आप थोड़ा ये है कि थ्योरी के ऊपर ध्यान दे, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि इतना मुश्किल नहीं आप नहीं निकाल सकते हो, ये है कि फिजिक्स में अगर आपका स्कोर नहीं हो रहा है, नो डाउट कि फिजिक्स में स्कोर सारे बच्चों का अच्छा नहीं होता है। आपका स्कोर क्या था फिजिक्स में? मेरा रॉ स्कोर तो इसमें 207 तक बना था। 207, और आपका परसेंटाइल आई थिंक 99.99, 99.89 कुछ ऐसा। हाँ ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई अगर आप 40 क्वेश्चन करते हो तो टॉपर बन रहे हो। हाँ सर, इसमें 40 तो आराम से 40 38 मतलब ऑन एन एवरेज मेरी शिफ्ट में जितने थे, इनसे मैंने उसके बाद बात की तो 38 से ऊपर क्वेश्चन कोई अटेम्प्ट नहीं करके आया था। बिल्कुल वही नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो अटेम्प्ट करना नहीं एक्स्ट्रा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बायो और केमिस्ट्री, या फिर जो भी है मैथ्स वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो। ये मत देखो कि हाँ कुछ एग्जाम्स, जैसे इस बार हमने सबसे बड़ी दिक्कत देखी है ICR के अंदर जो आपका रैंक बना है, ठीक है, वो अगर परसेंटाइल काउंट करते तो हो सकता है आपका भी थोड़ा अच्छा बन जाता। जी सर, मेरा तो एक्सपेक्ट था कि 2-3 में बनता, क्योंकि मेरा फिजिक्स की शिफ्ट टफ थी। मेरे में इतने मार्क्स पे 99.89 बन रही थी। यही चीज़ है कि परसेंटाइल वेरी करता है। देखो इस बार किस हिसाब से आपका स्कोर कंसिडर किया जाएगा, परसेंटाइल का मतलब यही है कि अगर आपका पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो रहा है तो स्कोर आपका परसेंटाइल में आएगा, और एक शिफ्ट में तो मुझे नहीं लग रहा कि एग्रीकल्चर के अलावा कोई आपका पेपर होगा CUT में, स्पेशली एग्रीकल्चर वाले बच्चों की बात करता हूँ। तो ये चीज़ है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्रशांत, कुछ ऐसी चीज़ें जो लास्ट टाइम में बच्चा जब 30 दिन का टाइम बचता है प्रिपरेशन करता है, तो उनको कौन कौन सी चीज़ें हैं वो दिमाग में रखनी चाहिए? सर मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहिए कि जैसे फिजिक्स की बात है, उसके अंदर कंसेप्ट है, बहुत बड़े बड़े भी कंसेप्ट है, कुछ छोटे हैं। तो मेरे हिसाब से तो उनको ये करना चाहिए, पहले एक अपना, जैसे कोई अगर किसी के पास NCERT तो मेनली नहीं पढ़ना चाहिए एट इस प्रेजेंट टाइम की 30 दिन रह रहे हैं, 40 दिन, 2 महीने पहले, उस टाइम तो बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। उस टाइम पे क्या करना चाहिए, वन शॉट होता है, यूट्यूब पे बहुत सारे वन शॉट पड़े हैं, उनको देखो, कंसेप्ट क्लियर कर लो। उनसे क्या करना है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। मैंने भी सर यही किया था, शॉर्ट नोट्स के से मैं रिवीजन ना पूरे 11th और 12th का भी अराउंड 2 से 3 घंटे में कर लिया करता था। पूरी 11th और 12th 3 से 4 घंटे में मेरा पूरा रिवीजन हो जाया करता था। तो मेरा यही है कि सबसे पहले तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने ही चाहिए रिवीजन के लिए, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए और PYQs। बिल्कुल हाँ सर, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में स्पेशली, और कुछ हद तक केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसके हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, मोस्ट ऑफ देम के बना ही सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, इनऑर्गेनिक को छोड़ के, थोड़ा इनऑर्गेनिक में थोड़ा वो बायोलॉजी की साइड में चली जाती है, थोड़ा रटना पड़ता है उसके अंदर। और सर बायो में ये है NCERT, मेनली NCERT, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। NCERT पढ़ो और उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब चीज़ें हैं कि लास्ट में आप चीज़ों को थोड़ा मतलब वो वन शॉट वे में देखो कि चीज़ें आपकी कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए और मॉक टेस्ट लगाते जाओ। ईशान, कुछ ऐसे प्लान, स्ट्रेटजी जो आप बच्चों के साथ में शेयर करना चाहते हैं? सर बस मेरा ये है कि टाइम मैनेजमेंट,
जैसे मैंने ऑब्जर्व किया सीयूटी वो पेपर नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें मैटर करता है आपने किस क्वेश्चन को छोड़ा है। और मतलब देखिए कुछ वो क्वेश्चन मैंने देखा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में जो मैनुअली तो सर 10-15 मिनट से कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। अब अगर कोई बच्चा जिसकी तैयारी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसको पता नहीं है कि ये क्वेश्चन वैसा है कि ये 10-15 मिनट कंज्यूम करेगा, अगर वो उस पर लग जाएगा तो सर उसका टाइम गया। तो उसीलिए सर मॉक टेस्ट देके ये है कि अपना टाइम मैनेज करो। जब आपका पूरा एग्जाम 40 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट होना शुरू हो जाए ना, इसका मतलब समझ लेना कि आप टॉप 100 रैंक में आ चुके हो। काफी बच्चे टेस्ट देते हैं, मेरे को हमेशा यही मैसेज करके बोलते हैं सर टेस्ट में स्कोर नहीं हो रहा है, कोई असर पड़ता मैंने एग्जाम में? हाँ सर, टेस्ट में सर जैसे मैंने टेस्ट दिया था ना, जैसे बहुत सारे ऐप्स थे आपके थ्रू भी दिया, मतलब जैसा था कि मैं ऑनलाइन टेस्ट देता था, जैसे हम जहाँ पे पूरी कंट्री कॉम्पीट कर रही है, तो उसमें भी मेरा कई बार 1, 2, 3 रैंक आया है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में। तो मैं वैसे टेस्ट देता था कि जहाँ मुझे अपना कंपटीशन पता लगे कि कैसा है। तो टेस्ट देने के बाद असेस करता था कि मेरा पिछली बार से अच्छा हुआ बुरा हुआ। बिल्कुल। कई बार तो ऐसा हुआ कि मतलब पिछली बार 1-2 रैंक आया और उससे अगले में 15-20 रैंक आ रहा है। मतलब ये है कि क्वेश्चन शिफ्ट वाइज वेरी करता है, तो ये डरना नहीं है कि आपका एग्जाम टफ आ गया तो स्कोर आपका नॉर्मलाइज होगा ही। नॉर्मलाइजेशन है तो नॉर्मलाइजेशन जेन्युइन है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ है ना, सारे बच्चों को ध्यान रखनी है। नीट के बाद भी बहुत सारे बच्चे, जिसके इस बार अगर हम नीट की बात करें तो उसके बाद 15 दिन का कुछ ऐसा टाइम है, उसके बाद में जस्ट आपका पेपर है सीयूटी का, ठीक है। तो आप 15-20 दिन का जो फ्री टाइम होता है, क्या प्रशांत आपने नीट के पेपर के बाद में जो सीयूटी का टाइम बचा था उसमें पेपर लगाए थे या फिर सीधे ऐसे ही उठ के पेपर देने चले गए थे? नहीं सर, मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट लगाए थे। जो एक तो PYQs लगाए थे और कुछ मॉक टेस्ट लगाए थे, उनसे ही हो गया था सर। हाँ सर, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने टाइम को बिल्कुल भी खाली मत छोड़ो। मॉक जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोगे, रिजल्ट आपको हमेशा बेटर मिलेगा। क्या कहना चाहते हो आप अपनी लाइफ के बारे में कि कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? सर कॉलेज लाइफ तो बढ़िया चल रही है। जैसे अभी हमने सर की जर्सी पहनी है फुटबॉल की, ASL सर स्पॉन्सर की है हमको। ऐसे यहाँ ASL, VSL, APL, इससे हमारी क्रिकेट, वॉलीबॉल लीग चलती रहती है। बिल्कुल। जहाँ पे मतलब सर भी अपना हमारी हेल्प करते हैं उस चीज़ को करवाने में। 4th ईयर हमारा तो मतलब ये है कि यहाँ पे एकेडमिक तो है ही है, पर उसके साथ स्पोर्ट्स में ये है कि हम अच्छा कर सकते हैं। यहाँ पे लोड नहीं है पढ़ाई का, पढ़ाई करनी है बस। मतलब ये है ना कि BHU में आने के बाद में आपको ऐसा बिल्कुल फील हुआ है कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ? आप वही स्टूडेंट हो कि जिसमें आपको पहले लगा था कि मैं PAU जाऊँ या फिर यहाँ रहूँ? फिर मैं नहीं बोला कि नहीं तुम्हारे लिए BHU बेटर है। आज इस चीज़ को आप कैसा फील कर रहे हो? सर मेरा एक अलग कन्फ्यूजन था कि यहाँ पंजाब वाली में जाऊँ या BHU में रुक जाऊँ, क्योंकि पंजाब एक स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के लिए थी। बट मेरा फोकस एग्रीकल्चर के साथ साथ अपने आप को डेवलप करना था कि मैं चाहता कि डाइवर्सिटी मिले। जैसे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, प्रशांत UP से है, मैं जम्मू से हूँ, तो बहुत चीज़ें यहाँ पे जानने को मिली, एक दूसरे का कल्चर पहचाना। और यहाँ पे हमारे सीनियर्स, यहाँ पे कि सीनियर जूनियर का बॉन्ड यहाँ पे बहुत अच्छा है। कि यहाँ पे ये नहीं है कि किसी को किसी से मतलब नहीं है, हेल्प करने के लिए सीनियर्स भी हैं, सभी हमारे पास। कोई एग्जाम वगैरह में या फिर नॉर्मल दिक्कत आती है? नहीं सर, एग्जाम सर वही है कि नॉर्मल जितना हमने जिस लेवल का पढ़ के गए हैं, CUT से तो हमारा ये BSc इजी है। बिल्कुल, CUT से तो बहुत इजी है BSc। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत इजी जर्नी है। क्या कहना चाहते हो प्रशांत आप अपनी जर्नी के बारे में? आप भी, मुझे लग रहा है कि ये NDRI जाने वाले थे, फिर मैंने भी आप लोगों को यही बोला। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेरे मतलब ऐसे जूनियर्स है जो टॉप रैंक लेके आए हैं, ठीक है, वो सारे कहीं ना कहीं और जाने के वो मूड में थे, लेकिन फाइनली उन्होंने BHU चुना। तो क्या लग रहा है कि आज ये चीज़ें, जिस दिन आपने सोचा था कि नहीं मैं चला जाऊं, थोड़े दिन बाद में लगा कि यार मेरे को चला जाना था, बट आज आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है? सर यही है, मुझे ना ये था कि मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस फील्ड के बारे में, एग्रीकल्चर के फील्ड में। मैंने एग्ज़ाम दे दिया था बस, फिर ये था कि कहीं एडमिशन तो लेना ही है। तो मैंने फिर जैसे रिसर्च की तो पता चला NDRI में 100% प्लेसमेंट है और BTech डिग्री है। उसको देखते हुए तो मैंने सोचा कि चलो वहीं ठीक है। तो फिर सर आप मिले, आपने अच्छे से गाइड किया। तो जब पता चला उसमें है, ठीक है 100% प्लेसमेंट है, पर BHU का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है मेरे को लगता है कि यहाँ पे एक तो लोड नहीं है आपको स्टडी का। दूसरी बात, आप स्पोर्ट्स में अगर आप इंटरेस्टेड है उसमें भी अच्छा है, यहाँ पे स्कोप है। दूसरा कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी करना चाहते हो, कोई स्किल सीखना चाहते हो या किसी भी लाइक UPSC वगैरह किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए सर काफ़ी टाइम है यहाँ पे। अच्छे से कोई भी स्किल सीख सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एज इट इज़ कोई ऐसा इतना कोई लोड नहीं है स्टडी का यहाँ पे।
तो ये बात मेरे को सबसे अच्छी लगी है। और बाकी एनवायरनमेंट और बहुत बढ़िया, सब वैसे सब अच्छा है यहाँ पे। बिल्कुल, ओवरऑल जर्नी बीएचयू में जो भी स्टूडेंट आते हैं अच्छी रहती है, और होप सो कि भाई अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली बीएचयू तक पहुंचोगे। बीएचयू के लिए कट ऑफ तो आपको पता ही है कितना अच्छा स्कोर करने होंगे। बहुत हाई जाएगा। हाँ वही, तो इस बार अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ 650 का स्कोर टारगेट लेके चलो 750 में से, और 650 मार्क्स आप लेके आ सकते हो कंसिस्टेंट अगर तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सिलेबस आपके पास में दे रखा है, सिर्फ एनसीईआरटी 12th का ही है, ठीक है। कंटिन्यूसली मॉक दो, इवन 600 प्लस तो कैसे ही करके निकाल दो, ताकि कहीं ना कहीं लास्ट तक जाके बीएचयू में एडमिशन तो मिल ही जाए, वो तुम्हारे लिए बेटर है। बाकी क्या कहना चाहते हो, कुछ और चीज़ें बोलना है? सर मेरे अकॉर्डिंग जो 12th करके एकदम एग्ज़ाम दे रहा है सीयूटी का, उसको जो मेन प्रॉब्लम है, अगर हाँ उसने स्टडी भी की है, अच्छे से पढ़ा है वो, तो उसको मेन प्रॉब्लम वहाँ पे बैठ के क्या आती है कि जो उसने कंसेप्ट पढ़ा है वो वहाँ पे भूल जाता है। ऐसी बहुत प्रॉब्लम है, मेरे बहुत फ्रेंड्स थे उनको यही सेम प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे पढ़ने के बाद उनको प्रेशर फील हुआ, वो प्रेशर में नहीं कर पाए, जो आ रहा है वो भी नहीं कर पाए। तो ये जो प्रेशर हैंडलिंग है, ये थोड़ा सा पहले ही आपको करना चाहिए। लाइक अगर कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन कर लो, या जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे ये तभी दूर हो सकता है। बिल्कुल हाँ, और कोई सर बहुत सारी साइट्स है गूगल्स पे जहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। जैसे ईशान ने बताया, वहाँ पे आप मतलब पूरे इंडिया से बच्चे देते हैं मॉक टेस्ट। बहुत सारे, हाँ एनटीए की साइट पे दे सकते हैं सर। हाँ, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हाँ, आप हाँ। एग्री कैपिटल को सर्च और करो, सर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। जी, जैसे सर ने बताया ही है, सर ने बहुत सारी टेस्ट सीरीज फ्री में एग्री कैपिटल पे दे रखी है, तो वहाँ पे आप जाके वे लगा सकते हैं। वो बहुत यूज़फुल होगी सर स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, बाकी क्या बोलना चाहते हो एग्री कैपिटल के बारे में? है सर एग्री कैपिटल आप सब जैसे सबको पता ही है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं उसमें तो कोई खास। बट ये है कि सर आज मैं यहाँ पे हूँ, कहीं और नहीं गया, तो वो सर आपकी वजह से ही है, आपने अच्छे से गाइड किया है, जिसलिए मैं यहाँ पे आ पाया। वरना बाकी ये है कि आपने जो कोर्स चला रखा है सर, बीएससी फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक सर ने एक बैच चला रखा है, वो अच्छा मतलब हेल्प, बहुत अच्छा हेल्प कर देगा। अगर कोई नॉर्मली पढ़े, उससे नॉर्मली भी पढ़े 1-2 घंटा दिन में दे, तो तब भी आप इजीली यहाँ का जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम है उसको क्रैक कर सकते हैं। मतलब अच्छे ठीक ठाक CGPA आ जाएगी आपकी। हाँ, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। ईशान क्या बोलना चाहते हो एग्री बढ़िया कैपिटल सर। के बारे में? मैं एग्री कैपिटल के साथ जुड़ा था, सर के साथ मैं अपने एग्ज़ाम के बाद, सीयूटी के एग्ज़ाम के बाद जुड़ा था सर के साथ मैं। मतलब सर जानता था पहले सर के बारे में, वीडियोस वगैरह देखते थे, पर हाँ, इतना बिल्कुल, ये मतलब मेंटरशिप बाद में ज्वाइन किया। हाँ मतलब ये नहीं था कि सर को मतलब सर से स्टार्टिंग से था। फिर जब मैंने देखा कि सर का मेंटरशिप प्रोग्राम लिया, सर से कई बार कॉल पे बात की, कई बार यूट्यूब पे बात की, तो वहाँ से पता लगा कि सर बीएससी एजी में क्या स्कोप है, कैसे कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मेरा कुछ श्योर नहीं था क्या करना है 12th के बाद, कि मैं तो ये था कि सीयूटी में अच्छा स्कोर करूँगा, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाए। पहले DU में गया मैं, वहाँ भी मैं हिंदू कॉलेज में गया था बीएससी ज़ूलॉजी के लिए, पर वहाँ देखा कि स्कोप नहीं है। फिर सर के साथ जुड़ा, अब यही है कि जो है अभी बीएचयू है, अब यहीं पे मेहनत करेंगे अपनी और यहीं पे करियर बनाएंगे। बिल्कुल, तो ऑल दी बेस्ट भाई, जितने भी जो भाई लोग आ रहे हैं ईशान की तरह और प्रशांत की तरह, तुम भी टॉप रैंक लेके आओ, सबको बेस्ट विशेस। बाकी बीएचयू में वेलकम है सभी का। थैंक यू। थैंक यू।